ये कहानी एक लूफी नाम के लड़के की है जो समुद्री लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है और जिसके पास कई अनोखी ताकतें हैं। पर यहाँ सभी समुद्री लुटेरों का किंग, जिसने अपनी अब तक की सारी लूटी हुई खजानों को समुद्र में कहीं छिपा दिया है और इस खजाने की खोज में कई खतरनाक समुद्री लुटेरा अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो क्या लूफी उन सब का सामना कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें सारे लुटेरों का बादशाह रोलेक्स को दिखाया जाता है, जिसने गवर्नमेंट के काफी सारे खजाने लूट रखे थे और गवर्नमेंट के आदमी इससे तंग आकर इसे अपने कब्जे में ले चुका है और आज इसे मौत की सजा देने वाली है, ताकि आगे चलकर कोई भी इसके जैसा समुद्री लुटेरा ना बने। और इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है। पर यहाँ रोलेक्स अपने आज तक की सारे लूटे हुए धन को समुद्र में कहीं छुपाया है और ये सुनने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और अब सारे लोग उस खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं और इसके बाद गवर्नमेंट रोलेक्स को वहीं मार देते हैं। और आगे कहानी में सीन चेंज होता है और हमें लूफी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बचपन से ही समुद्री लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है। पर अभी यहाँ खुद उसकी जान खतरे में है क्योंकि उसके नाव में पानी तेजी से भरने लगा है। इसलिए लूफी नाव डूबने से पहले ही एक बॉक्स के अंदर घुस जाता है और वो बॉक्स पानी में तैरते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां दो समुद्री लुटेरों के बीच लड़ाई हो रही है। और यहाँ एक अलविदा नाम की लुटेरी दूसरे नाव पर हमला करके उसके सारे सामान को अपने कब्जे में ले लेती है और यहाँ अलविदा के आदमी वो बॉक्स भी अंदर ले आते हैं जिसमें लूफी सवार है। और यहाँ हम अलविदा के कब्जे में एक गोभी नाम के लड़के को भी देखते हैं जो उसके हथियार को साफ कर रहा होता है। और तभी इसी बॉक्स से लूफी बाहर निकलता है जिसे देखकर गोभी डर जाता है। यहाँ लूफी उससे बताता है कि वो एक समुद्री लुटेरा है, पर गोभी उससे कहता है कि तुम तो लुटेरे की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। इस बात पर लूफी कहता है कि हर लुटेरा एक जैसा नहीं होता। इसके बाद लूफी गोभी को अपना बचपन के बारे में बताता है कि बचपन से ही लूफी एक समुद्री लुटेरा बनना चाहता है और वो अपना सुपर हीरो सैंग को मानता है, इसलिए वो सैंग की तरह ही बनना चाहता था। पर सैंग उसे अपने जैसा नहीं बनाना चाहता था क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और इसलिए वो लूफी को मना करता है क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है। वो कहता है कि उसके चेहरे पर जो भी निशान पड़ा है वो इस बात का सबूत है। पर यह सुनकर लूफी अपने चेहरे पर भी उसी की तरह घाव बना लेता है, जहाँ कैप्टन सैंग लूफी के पास जाने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि लूफी और कोबी वहाँ से भाग रहे थे, तभी यहाँ अलविदा उन्हें पकड़ लेती है और लूफी पर हमला करने लगती है। पर यहाँ लूफी अलविदा के हर प्रहार से बच रहा था और अलविदा की आदमियों को कई कारनामे दिखा रहा था। इसके बाद लूफी अलविदा को अपने हाथ लंबा करके दे मुक्का मारता है और अलविदा हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। और यहाँ वो दोनों एक नाव पर सवार होकर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एक तलवारबाज को दिखाया जाता है जिसका काम लुटेरों को खत्म करना था। तभी यहाँ एक इंसान आता है जो उसे अपने लिए काम करने के लिए कहता है, पर यहाँ वो तलवारबाज उसके साथ काम करने से मना कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो तलवारबाज एक झटके में ही उस आदमी को खत्म कर देता है। और आगे हमें लूफी और कोबी को दिखाया जाता है जहां लूफी अपने बचपन की कहानी फिर से सुनाने लगता है, जहां कैप्टन सैंग उसके चेहरे पर मरहम पट्टी करता है। इसके बाद लूफी नाव के अंदर चला जाता है जहां उसे एक जादुई फल मिलता है जिसे वो खा लेता है। और इसके बाद यहाँ एक दूसरा लुटेरा आता है जो सैंग के साथ बदतमीजी करता है, पर सैंग उसे कुछ नहीं करता और अब वो वहां से चला जाता है। पर यह देखकर लूफी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब लूफी ये देखकर यहाँ से जा रहा होता है, तभी सैंग उसके हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ लूफी का हाथ लंबा हो जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आता है जहाँ कोबी लूफी के पूछने पर बताता है कि वो एक नौसेना सिपाही बनना चाहता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके। तब लूफी कहता है कि वो इस काम में उसकी मदद करेगा। इसके बाद वो दोनों ग्रीनलैंड की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो नाव पर बैठी होती है और शायद वो किसी तकलीफ में होती है। पर यहाँ एक दूसरी नाव पर दो लड़के उस लड़की के पास आते हैं जो उसके पास रखे बॉक्स को देखकर उसे लूटने के इरादे से आते हैं। पर यहाँ वो लड़की ही उनके नाव को लेकर वहां से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं लूफी और कोबी एक होटल पर खाना खाते हैं जहां पर वो तलवारबाज और वो लड़की भी आते हैं, जहां तलवारबाज और इस होटल के मालिक के बेटे एक दूसरे से लड़ाई कर बैठते हैं, जहां वो तलवारबाज उसे मारने वाला ही होता है कि उसके सामने वो माफी मांगता है और अपने डैड के पास लेकर जाता है जो नौसेना का अधिकारी है और जिसका नाम मॉर्गन है। यहाँ मॉर्गन उसे अपने लिए काम करने के लिए कहता है, पर वो तलवारबाज उसे साफ साफ मना कर देता है और वो इस बात के लिए उसे 7 दिनों के लिए सजा सुनाता है। वो उसे रस्सी बांधकर कैद में रखता है। दूसरी ओर हम उस लड़की को देखते हैं जो नौसेना में शामिल हो गई है, पर इधर अभी भी वो तलवारबाज रस्सियों में बंधा है। और तभी यहाँ कुछ समय बाद लूफी आता है और उस तलवारबाज की
रस्सी खोलकर उसे आजाद कर देता है। इधर वो लड़की एक स्टोर में पहुंच जाती है जहां बहुत सारे नक्शा रखा गया है और वो अपने लिए वो नक्शा खोजने लगती है जिसमें वो खजाने का रास्ता छुपा हुआ है। पर वो नक्शा उसे मिलने से रहा नहीं, बल्कि वो फौज उन्हें पहचान लेते हैं। पर उससे पहले कैरी उन्हें चीत कर देती है। तभी यहाँ लूफी नीचे गिरता है और तभी वो दोनों साथ मिलकर उस नक्शा को लेने जाते हैं जो मॉर्गन के ऑफिस में रखा है। और तभी ये दोनों मॉर्गन के ऑफिस की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी मॉर्गन उसके सामने आ जाता है। तभी कैरी मॉर्गन के बेवकूफ बनाकर उसके ऑफिस का चाबी चुरा लेती है और अब ये दोनों उस नक्शा को खोजने लगते हैं। इधर मॉर्गन उस स्टोर में आता है जहां वो अपने सिपाहियों को घायल देखकर समझ जाता है कि उसके ऑफिस में रखा हुआ नक्शा खतरे में है और वो तुरंत अपने ऑफिस की ओर बढ़ने लगता है। इधर लूफी को एक बॉक्स मिलता है और वो उसे खींचने लगता है और कैरी भी उसे जोर से पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों उस बॉक्स के साथ नीचे गिरते हैं पर यहाँ मॉर्गन की सेना उन्हें घेर लेती है और अब दोनों मिलकर उन सेनाओं का मुकाबला करने लगते हैं। तभी वो तलवारबाज यहाँ से जा रहा होता है पर वो लूफी को लड़ते देख वहीं रुक जाता है क्योंकि लूफी ने उसे आजाद करवाया था, इसलिए वो लूफी की मदद करने वहां पहुंच जाता है और अब ये तीनों मिलकर उन सेनाओं का मुकाबला करते हैं। तभी यहाँ मॉर्गन आता है और मॉर्गन उन दोनों पे भिड़ जाता है जहाँ मॉर्गन इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। पर ये दोनों अपनी पूरी ताकत से मॉर्गन का सामना करने लगते हैं और मॉर्गन उनके सामने ढीला पड़ जाता है और अंत में वो मॉर्गन को वहीं मार कर चले जाते हैं। इसके बाद वो तलवारबाज उस बॉक्स को नाव पर रखता है। इसके बाद मॉर्गन का बेटा आता है और उनके ऊपर बंदूक तान देता है क्योंकि वो इन तीनों को पकड़कर अपने डैड के सामने हीरो बनना चाहता था। पर यहाँ कोबी आकर उसे पीछे से मारता है। यहाँ लूफी उसे अपने साथ चलने को कहता है पर वो जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे नौसेना में शामिल होकर लोगों की मदद जो करना था और अब लूफी उसे छोड़कर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस नौसेना दल का कैप्टन किसी से फोन पर बात करता है जहाँ उसे पता चलता है कि कोई उनका नक्शा चुरा के भाग गया है और तभी हमें एक खतरनाक जोकर को दिखाया जाता है जिस पर सरकार ने बहुत सारा इनाम रखा है। और आगे हम लूफी को देखते हैं जो फिर से अपने बचपन को देखता है जहां वो अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश कर रहा है। और तभी यहाँ शेंग आता है और वो अब यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहता है और ये सुनकर लूफी को बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद फिर से कहानी प्रेजेंट में आता है। आगे कैरी उस बॉक्स को खोल रही होती है और उसे खोलने में कामयाब भी हो जाती है। कैरी यहाँ बताती है कि समंदर 4 हिस्सों में बटा है जहाँ बीच में खींचा लाइन को ग्रैंड लाइन कहते हैं और जो समंदर को 4 हिस्सों में करता है उसे रेड लाइन कहते हैं जहाँ इन्हें वो खजाना मिल सकता है। इसके बाद यहाँ नौसेना का हमला होता है जो उन पर जहरीले गैस का हमला करते हैं और वो बेहोश होने लगते हैं। पर उससे पहले लूफी उस नक्शा को अपने पेट में छिपा लेता है और जब उन्हें होश आता है तो एक बॉक्स में खुद को पाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें उस बॉक्स से निकाला जाता है तो वो एक सर्कस हॉल में होते हैं। यहाँ लोगों को देखकर ये लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में हैं और जबरदस्ती तालियां बजा रहे हैं। और तभी यहाँ वो जोकर आता है जिसे लूफी देखकर कहता है, अरे तुम तो वही बगी हो ना जिस पर सरकार ने बहुत सारा इनाम रखा है। और इसके बाद लूफी उसे कहता है कि तुम देखना मैं एक दिन तुमसे भी बड़ा लुटेरा बनूंगा। इस बात पर वो जोकर भड़क जाता है और तलवारबाज और कैरी को बंदी बना लेता है। दूसरी ओर हमें नौसेना को दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन मॉर्गन से उस ग्रैंड लाइन के नक्शा के बारे में पूछने लगता है और तभी कैप्टन कोबी को देखकर उस पर शक करने लगता है। दूसरी ओर हमें कैरी और तलवारबाज को दिखाया जाता है जो यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे। इधर वो जोकर लूफी को रस्सी से बांधकर उसके हाथ पैर खिंचवा रहा था ताकि उसे दर्द हो और वो नक्शा उसे वो दे दे। पर यहाँ लूफी को दर्द होने के बजाय मजा आ रहा था। जोकर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लूफी के साथ क्या करे कि उसे वो नक्शा मिल जाए। तभी वो एक बच्चा को पकड़ लेता है और ये देखकर लूफी गुस्से से खुद को छुड़ा लेता है और एक जोरदार मुक्का जोकर के मुंह पर मारता है और यहाँ उसका सिर दूर जाकर किसी की गोद में गिरता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मैजिक करने वाला फल उस जोकर ने भी बचपन में खा लिया था जिससे वो अपनी पूरी बॉडी को अलग कर सकता है। इधर वो तलवारबाज और वो कैरी खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं और तभी यहाँ जोकर आता है और वो कहता है कि वो उस तलवारबाज का कब से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने उसके भाई को मारा है और इसलिए वो भी उस तलवारबाज को मार देना चाहता है। इधर कैरी उस ताला को खोलने का प्रयास कर रही होती है और दूसरी ओर हमें यहाँ नौसेना कैंप को दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन कोबी को अपने पास बुलाकर उससे पूछताछ करने लगता है और यहाँ कोबी उसे डर के मारे सब कुछ बता देता है। इसके बाद फिर से हमें लूफी को बचपन दिखाया जाता है जहाँ सैंग के जाने के बाद लूफी खाना नहीं खा रहा होता। तब यहाँ फिर से वही लुटेरा आता है और वो लूफी को मारने लगता है पर यहाँ सैंग
लूफी को बचाने आ जाता है और सैंग उस लुटेरे के सारे साथियों को मारने लगता है और वो लुटेरा वहां पे डर के मारे लूफी को लेकर भाग जाता है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां लूफी को एक शीशा में कैद करके रखा गया है जिसमें लगातार पानी भर रहा होता है जो खारा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और यहाँ देखते ही देखते उस शीशे में पानी भरने लगता है, जहाँ लूफी फिर से अपना बचपन देखने लगता है। और यहाँ वो लुटेरा लूफी को समंदर के रास्ते ले जा रहा होता है, जहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आकर उसकी नाव को पलट देता है और वो ड्रैगन उस लुटेरे को खा जाता है। तब यहाँ सैंग आकर लूफी को बचा लेता है, पर यहाँ वो ड्रैगन फिर से सैंग की नाव के सामने आ जाता है, पर सैंग इस बार ड्रैगन को वहां से भगा देता है और इस हादसे में सैंग की एक हाथ चला जाता है। और इसके बाद हम तलवारबाज और कैरी को देखते हैं, जो अब उनके कैद से आजाद हो चुके हैं और वो उस जोकर को वही मार देते हैं। इधर बगी लूफी को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है, तभी यहाँ तलवारबाज और कैरी आकर लूफी को बाहर निकाल लेते हैं और अब यहाँ उन सब में कमाल का फाइटिंग होने लगता है। यहाँ वो जोकर अपने बॉडी को अलग करके उन पर अटैक कर रहा होता है, पर इस बार लूफी उससे कमाल का मुकाबला करता है और उसके हर बॉडी पार्ट्स को अलग अलग डिब्बों में भरवा देता है और अंत में वो जोकर छोटा हो जाता है। और इस बार लूफी अपने दोनों हाथ को लंबा करके एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो दूर कहीं गिर जाता है। दूसरी ओर नौसेना लूफी को खोजने निकल पड़ते हैं और इसके बाद फिर से लूफी अपने बचपन को याद करने लगता है, जहाँ सैंग उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। पर इस बार लूफी कहता है कि मैं अभी काबिल नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं आपके पास नहीं जा सकता, पर एक दिन मैं आपसे बड़ा समुद्री लुटेरा जरूर बनूंगा। और ये सुनकर सैंग उसे अपना टोपी दे देता है और कहता है कि हम फिर से मिलेंगे, लेकिन जब भी हम मिलेंगे तो तुम एक बड़ा समुद्री लुटेरा जरूर बने रहना। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है और लूफी इस टोपी को रिपेयर करता है। इसके बाद वो तीनों ग्रैंड लाइन के लिए निकल पड़ते हैं, पर यहाँ कैरी चुपके से किसी को इन्फॉर्मेशन देती है कि नक्शा मिल गया है। इसके बाद हमें यही पास वाले गांव को दिखाया जाता है, जहां उफो नाम का एक आदमी बचपन से पूरे गांव को लुटेरों के नाम से डराता है और अब वो बड़ा हो चुका है, पर अब भी वो सुधरा नहीं है, बल्कि वो अभी भी पूरे गांव वालों को लुटेरों के नाम से डराने लगता है। पर अब उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, उसकी बात को सब मजाक समझते हैं। इधर ये तीनों अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर अब उनकी नाव खराब हो चुकी है, उसमें पानी भरने लगा है और उसमें कैरी की माइक्रोफोन खराब हो चुका है, इसलिए वो पास वाले गांव पर जाना चाहते हैं और अपने लिए दूसरी नाव खरीदना चाहते हैं। और यहाँ आने के बाद उन्हें एक नाव पसंद आता है जिसकी देखभाल उफो करता है। वो उस जहाज को उफो से खरीदना चाहते हैं, पर उफो कहता है कि ये जहाज मेरी नहीं, मैं इसकी देख रेख करता हूँ, अगर आपको जहाज खरीदनी है तो इसके लिए आपको मेरी मालकिन के पास मिलना पड़ेगा। और वो उन्हें अपने मालकिन काया के पास ले जाती है, जहाँ काया का आज बर्थडे है और उफो जाकर अपने मालकिन को बर्थडे विश करता है। ये सुनकर कलाडोर, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ बिना इजाजत के बगैर नहीं आ सकते। पर यहाँ काया उफो को अपना दोस्त समझती है और वो उन सबको काया से मिलवाता है और अब काया उन सबको आज अपने बर्थडे पर डिनर करने के लिए कहती है। और आगे उफो एक खुफिया रास्ता से काया से मिलने आता है और उसे गिफ्ट देता है। और आगे हम देखते हैं ये तीनों उस महल में कपड़े बदलने आए हैं, जहाँ बहुत सारे महंगे कपड़े होते हैं और वो सब अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहनने लगते हैं। उन्हें यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग लग रहा था। यहाँ काया को क्लाडॉन दवाई की जगह जहर पिला रहा होता है, क्योंकि वो उसकी पूरी जायदाद पर अपना कब्जा करना चाहता है। यहाँ उनके बावर्ची उनके खाने में जहर मिला रहे होते हैं, क्योंकि वो क्लाडॉन के इशारे पर काम कर रहे थे। इसके बाद रात में सब डिनर करने लगते हैं। दूसरी ओर हमें मॉर्गन के बेटे को दिखाया जाता है, जो इन तीनों के बारे में खबर लेकर आया है और कैप्टन उन दोनों को लूफी को पकड़ने के लिए भेज देता है। दूसरी ओर यहाँ मिस्टर मैरी को क्लाडॉन के कारनामे का पता चल गया है और इसलिए वो इसकी खबर काया को देने जा रहा होता है, पर क्लाडॉन बीच में आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्लाडॉन के अंदर भी कई खतरनाक ताकतें हैं और वो मैरी को वहीं खत्म कर देता है। दूसरी ओर हमें उस जोकर को दिखाया जाता है, जिसे ऑरलोंग के आदमी ऑरलोंग के पास लाते हैं, जहाँ ऑरलोंग जोकर को मारने वाला ही होता है, पर वो खुद को बचाने के लिए सारा दोष लूफी पर डाल देता है और अब दोनों मिलकर लूफी को खोजना चाहते हैं। इधर रात में तलवारबाज और लूफी को नींद नहीं आ रहा होता और वो किचन पर कुछ खाने चाहते हैं, पर यहाँ उफो पहले से होता है काया के बारे में बताता है। इधर कैरी भी काया के कमरे में घुस जाती है और काया से बात करने लगती है और यहाँ बात करते हुए कैरी और काया इमोशनल हो जाते हैं। इधर उफो और तलवारबाज दोनों वाइन पीने नीचे जाते हैं और इस बीच लूफी काया के लिए बनाया गया वो जहर वाला सूप पी जाता है और इधर हम वो दोनों को देखते हैं जो वाइन पीने नीचे आ गए हैं, या वो मिस्टर मैरी का मरा हुआ बॉडी देखते हैं। और इसके बाद वहाँ क्लाडोर आ जाता है और अब क्लाडोर और तलवारबाज के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर यहाँ तलवारबाज पर पीछे से हमला होता है और वो बेहोश हो जाता है और ये देखकर उफो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ क्लाडोन
उन्हें ठिकाने लगवा देता है, जहाँ तलवारबाज और मिस्टर मैरी को एक गहरा कुआं में फेंकवा देता है। इधर उसाब गाँव में आकर सबको शोर करके बुलाने लगता है, पर कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता और तभी उनकी मुलाकात नौसेना दल के आदमियों से होती है, जहाँ वो सारी बात कोबी को बताता है और कोबी इसके बारे में पहले से जानता था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर हमें तलवारबाज को दिखाया जाता है, जो होश में आने के बाद वहाँ से बार बार निकलने की कोशिश करता है। इधर कैरी आकर देखती है कि लूफी बेहोश पड़ा है। तभी कैरी को क्लाडोन की आवाज सुनाई पड़ती है और कैरी वहीं छुप जाती है। और दूसरी ओर यहाँ नौसेना को लेकर उसूब के साथ पहुंच जाता है। यहाँ क्लाडोन आता है और क्लाडोन उन्हें जाफा देकर लूफी को उसके हवाले कर देता है। इधर क्लाडोन अब पूरी तैयारी में लगा है कि अब वो काया को मार कर ही रहेगा और अब वो महल के सारे दरवाजे बंद करवा देता है। तभी यहाँ कैरी काया के कमरे में आता है, जहाँ उसूब भी काया के साथ होती है और अब वो तीनों वहाँ से भागना चाहते हैं कि तभी यहाँ क्लाडोन आ जाता है और ये तीनों एक खुफिया रास्ता से भाग रहे होते हैं कि क्लाडोन उन पर अटैक करता है, पर वो बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो एक खुफिया जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ इस महल से भागने का दूसरा भी रास्ता होता है और वो दरवाजा खोलने के लिए पहिया को घुमाने लगते हैं, जहाँ क्लाडोन को काया का पता चल जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर हम तलवारबाज को देखते हैं, जो काफी कोशिशों के बाद उस कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर दूसरी ओर हम नौसेना के बीच लूफी को देखते हैं, जो उल्टी कर रहा होता है और अब वो तलवारबाज यहाँ आकर लूफी को छुड़ा ले जाता है और अब वो दोनों काया को बचाने निकल पड़ते हैं। इधर क्लाडोन उस खुफिया जगह पर पहुंच जाता है, पर यहाँ आने से पहले वो तीनों छुप जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ लूफी और तलवारबाज महल में पहुंच जाते हैं और अब तलवारबाज और कुरो के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर यहाँ क्लाडोन काया को मारने वाला ही होता है कि यहाँ लूफी आकर उन्हें बचा लेता है और दूसरी ओर तलवारबाज और दोनों बावर्ची के बीच खतरनाक लड़ाई चल रही होती है। तभी यहाँ लूफी क्लाडोन से तंग आके उसे अपना सिर लंबा करके जोरदार मारता है और वो दूर जाकर कहीं गिर जाता है। अब इस सारे कारनामों के बाद आगे हम देखते हैं कि काया वो जहाज लूफी को दे देती है और यहाँ लूफी उसूब को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम क्लाडोन को देखते हैं, जो एक नाव पर भाग रहा होता है और इसके बाद हमें नौसेना को दिखाया जाता है, जहाँ वो लूफी के जहाज पर हमला करते हैं और अब सब बाहर निकल कर देखते हैं। तभी यहाँ लूफी दूरबीन से सामने वाले नाव पर देखता है और वो कैप्टन को देखकर दादाजी कहता है और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।